भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 400 जो बच्चे से अपेक्षित बंधपत्र बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्ड से संबंधित है। धारा 424 बच्चे से अपेक्षित बंधपत्र। यह धारा विशेष रूप से बच्चों से संबंधित मामलों में लचीलापन प्रदान करती है जब उनसे कोई बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। ये बच्चे को स्वयं बंधपत्र निष्पादित करने से छूट देती है और इसके बजाय केवल जमानतदारों द्वारा बंधपत्र स्वीकार करने की अनुमति देती है। जब किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति एक बच्चा चाइल्ड है, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी उसके स्थान पर केवल एक जमानतदार या जमानतदारों द्वारा निष्पादित बंधपत्र स्वीकार कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति यदि कोई अदालत या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से कोई बंधपत्र बॉन्ड भरने के लिए कहता है, जैसे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए या जमानत के लिए। ओ विशेष परिस्थिति, और वह व्यक्ति जिसे बंधपत्र भरना है वह एक बच्चा है। ओ लचीलापन, तो न्यायालय या अधिकारी उस बच्चे से स्वयं बंधपत्र भरवाने के बजाय ओ विकल्प केवल एक या अधिक जमानतदारों श्योरिटीज द्वारा भरा गया बंधपत्र स्वीकार कर सकता है। यानी बच्चे को स्वयं बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने या उसकी शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी पूरी तरह से जमानतदारों की होगी। उदाहरण, ओ एक नाबालिग पर छोटे मोटे अपराध का आरोप है और अदालत उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश देती है, जिसके लिए एक जमानत बंधपत्र की आवश्यकता है। ओ धारा 444 के तहत अदालत बच्चे से स्वयं बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की बजाय उसके माता पिता या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जमानतदार के रूप में बंधपत्र निष्पादित करने की अनुमति दे सकती है। महत्व, ओ बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में बच्चों के प्रति एक अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। ओ कानूनी क्षमता का अभाव। बच्चे की कानूनी क्षमता सीमित हो सकती है और उसे बंधपत्र की शर्तों की पूरी तरह से समझ या उसे पूरा करने की क्षमता नहीं हो सकती है। यह प्रावधान इस समस्या का समाधान करता है। ओ पुनर्वास पर जोर। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए और उसके अभिभावक या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति उसकी ओर से उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले सकें। ओ प्रक्रिया को सरल बनाना। यह बच्चों से जुड़े मामलों में जमानत प्रक्रिया को सरल बनाता है। संक्षेप में, धारा 444 बच्चों के मामलों में एक विशेष प्रावधान है जो न्यायालय या अधिकारी को यह अनुमति देती है कि बच्चे से स्वयं बंधपत्र लेने के बजाय केवल उसके जमानतदारों द्वारा निष्पादित बंधपत्र को स्वीकार किया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 475 जो धारा 451 के तहत आदेशों के विरुद्ध अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 491 से संबंधित है। धारा 485 धारा 441 के आदेशों के विरुद्ध अपील। यह धारा स्पष्ट करती है कि जब धारा 441 बंधपत्र के जब्त होने पर प्रक्रिया के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के खिलाफ कहां अपील की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे आदेशों की न्यायिक समीक्षा संभव हो। धारा 451 के अधीन पारित सभी आदेश अपील योग्य होंगे। सरल शब्दों में, धारा 451 के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश को चुनौती दी जा सकती है। आप उसके खिलाफ एक उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। एक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के मामले में सत्र न्यायाधीश को, सरल शब्दों में, यदि धारा 451 के तहत आदेश मजिस्ट्रेट ने पारित किया है, उदाहरण के लिए बंधपत्र जब्त करने या जुर्माना लगाने का आदेश, तो उस आदेश के खिलाफ अपील सत्र न्यायाधीश सेशंस जज के समक्ष की जाएगी। एक सत्र न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के मामले में उस न्यायालय को जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश से अपील होती है। सरल शब्दों में, यदि धारा 451 के तहत आदेश सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन ने पारित किया है तो उस आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में की जाएगी।
उच्च न्यायालय ही वह न्यायालय है जहां आमतौर पर सत्र न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जाती है। इस धारा का समग्र महत्व धारा 485, धारा 491 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करके न्यायिक नियंत्रण और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 421 के आदेशों में व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें सिविल जेल में भेजा जा सकता है। अपील का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे आदेशों की समीक्षा एक उच्च न्यायिक प्राधिकारी द्वारा की जा सके, जिससे न्याय के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 496, जो कुछ बंधपत्रों पर देय राशि की वसूली का निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टेन रिकॉग्नाइजेंसेस से संबंधित है। आइम ट्यूट धारा 436, कुछ बंध पत्रों पर देय राशि की वसूली का निर्देश देने की शक्ति। यह धारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन को यह शक्ति देती है कि यदि उनके समक्ष उपस्थिति या हाजिरी के लिए दिए गए किसी बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन होता है और उस पर कोई राशि देय हो जाती है, तो वे किसी मजिस्ट्रेट को उस राशि को वसूल करने का निर्देश दे सकें। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय ऐसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में उपस्थिति या हाजिरी के लिए किसी बंध पत्र पर देय राशि को वसूल करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, किसके बंध पत्र की बात है? यह उन बंध पत्रों की बात कर रहा है जो किसी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के सामने पेश होने के लिए दिए थे, जैसे जमानत बंध पत्र या व्यक्तिगत बंध पत्र। क्या होता है यदि वह व्यक्ति उन बंध पत्रों की शर्तों का पालन नहीं करता है, जैसे कि वह तय समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता और इस कारण से बंध पत्र जब्त हो जाता है। वो कौन निर्देश दे सकता है? अब बंध पत्र पर जो राशि देय हो गई है, यानी वह जुर्माना जो बंध पत्र टूटने पर देना होता है, उसे वसूल करने के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसको निर्देश दे सकता है? वे किसी मजिस्ट्रेट को यह आदेश दे सकते हैं कि वह उस देय राशि को वसूल करे। उदाहरण, रमेश को सत्र न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया, इस शर्त पर कि वह हर तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होगा। उसने जमानत बंध पत्र भरते समय यह वादा किया। बाद में रमेश एक सुनवाई में उपस्थित नहीं होता और सत्र न्यायालय उसके बंध पत्र को जब्त कर लेता है, धारा 451 के तहत। अब बंध पत्र पर एक निश्चित राशि देय हो जाती है। सत्र न्यायालय धारा 486 का उपयोग करके किसी मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस देय राशि को रमेश या उसके जमानतदारों से वसूल करे। महत्व, प्रभावी वसूली। यह उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके आदेशों का पालन हो और जब्त किए गए बंध पत्रों से देय राशि की प्रभावी ढंग से वसूली हो। कार्य का विभाजन। यह अदालतों के बीच कार्य के विभाजन को सक्षम बनाता है। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय, जो अक्सर अपीलें या गंभीर मामलों की सुनवाई करते हैं, वसूली जैसे प्रशासनिक कार्य को मजिस्ट्रेटों को सौंप सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान। यह बंध पत्रों की पवित्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान बनाए रखने में मदद करता है। संक्षेप में, धारा 496 उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे अपने समक्ष उपस्थिति के लिए दिए गए बंध पत्रों के जब्त होने पर देय राशि की वसूली का काम किसी मजिस्ट्रेट को सौंप सकें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 477, जो कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने के दौरान संपत्ति की अभिरक्षा और निपटारे के लिए आदेश, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस से संबंधित है। यह धारा आपराधिक मामलों में जब्त की गई या पेश की गई संपत्ति के प्रबंधन और निपटारे के लिए प्रावधान करती है जब तक कि मुकदमा खत्म न हो जाए। यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति सुरक्षित रहे और यदि आवश्यक हो तो उसका उचित तरीके से निपटारा किया जाए। धारा 437, विचारण लंबित रहने के दौरान संपत्ति का प्रबंधन और निपटारा। 1.
संपत्ति की उचित अभिरक्षा और शीघ्र निपटारे का आदेश। 1। जब कोई संपत्ति किसी आपराधिक न्यायालय या संज्ञान लेने या विचारण के लिए मामले को सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी जांच, पूछताछ या विचारण के दौरान प्रस्तुत की जाती है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह जांच, पूछताछ या विचारण की समाप्ति तक उचित समझे, और यदि संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षयशील, स्पीडी एंड नेचुरल डिके है, या यदि ऐसा करना अन्यथा सुविधाजनक, एक्सपीडियंट है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी साक्ष्य दर्ज करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे उसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकता है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए संपत्ति में शामिल हैं: ए, किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या जो उसकी अभिरक्षा में है। बी, कोई भी संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध हुआ प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया प्रतीत होता है। सरल शब्दों में समझने के लिए ओ कब लागू होता है? जब किसी आपराधिक मामले की जांच, पूछताछ या सुनवाई चल रही हो और कोई संपत्ति जैसे चोरी का सामान, अपराध में इस्तेमाल हथियार या कोई दस्तावेज अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने लाई जाती है। ओ प्राथमिक उद्देश्य। न्यायालय या मजिस्ट्रेट का पहला काम यह है कि वह उस संपत्ति की उचित और सुरक्षित अभिरक्षा, कस्टडी सुनिश्चित करे जब तक मुकदमा पूरा न हो जाए। ओ तत्काल निपटारे का अधिकार। यदि संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है, जैसे फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, या यदि उसे तुरंत निपटाना अन्यथा सुविधाजनक है, जैसे भारी मशीनरी, अत्यधिक मात्रा में नकदी जिसकी सुरक्षा मुश्किल हो, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आवश्यक सबूत रिकॉर्ड करने के बाद उसे बेचने या किसी अन्य तरीके से निपटाने का आदेश दे सकता है। ओ संपत्ति की परिभाषा। इसमें हर तरह की चीज शामिल है जो कोर्ट में पेश की जाती है या कोर्ट की हिरासत में है, साथ ही वह चीज भी जिसके संबंध में कोई अपराध हुआ हो या जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया हो। तो संपत्ति का विवरण तैयार करना। 2, न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा 1 में संदर्भित संपत्ति के अपने समक्ष प्रस्तुत होने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर ऐसी संपत्ति का एक विवरण तैयार करेगा जिसमें उसका विवरण ऐसे रूप और तरीके से होगा जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान करे। सरल शब्दों में, जब संपत्ति अदालत में आती है तो अदालत या मजिस्ट्रेट को 14 दिनों के भीतर उसका एक विस्तृत विवरण, स्टेटमेंट तैयार करना होगा जिसमें उसकी पूरी जानकारी हो। यह विवरण राज्य सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्मेट में होगा। 3, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। 3, न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा 1 में संदर्भित संपत्ति की फोटोग्राफी और यदि आवश्यक हो तो मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियोग्राफी करवाएगा। सरल शब्दों में, संपत्ति का विवरण तैयार करने के साथ साथ न्यायालय या मजिस्ट्रेट को उस संपत्ति की फोटो लेनी होगी और यदि जरूरी हो तो वीडियो भी बनाना होगा, मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर। 4, विवरण और तस्वीरें वीडियो का साक्ष्य के रूप में उपयोग। 4, उपधारा 2 के अधीन तैयार किया गया विवरण और उपधारा 3 के अधीन ली गई फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी इस संहिता के अधीन किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाएगी। सरल शब्दों में, संपत्ति का जो विवरण और फोटो वीडियो बनाई गई है उसे उस मामले की जांच, सुनवाई या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मूल संपत्ति के बजाय भी इस्तेमाल हो सकता है यदि संपत्ति का निपटारा कर दिया गया हो। संपत्ति के निपटारे का आदेश। 5, न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन विवरण तैयार होने और उपधारा 3 के अधीन फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी लिए जाने के 30 दिनों की अवधि के भीतर संपत्ति के निपटारे, विनाश, जब्ती या सुपुर्दगी का आदेश देगा जैसा कि इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है। सरल शब्दों में, संपत्ति का विवरण और फोटो वीडियो बन जाने के 30 दिनों के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट को उस संपत्ति के निपटारे जैसे बेचना, विनाश,
जैसे अवैध या खतरनाक सामान, जब्ती, सरकार द्वारा लेना या मालिक को वापस सुपुर्द करने का आदेश देना होगा। यह आदेश कानून में बताए गए तरीके से होगा। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 497 आपराधिक मामलों में जब्त या पेश की गई संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक व्यापक और आधुनिक प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति की उचित अभिरक्षा हो, जल्दी खराब होने वाली या बोझिल संपत्ति का त्वरित निपटारा हो सके। संपत्ति के रिकॉर्ड, विवरण, फोटो, वीडियो को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, जिससे मूल संपत्ति को लंबे समय तक रखने की आवश्यकता कम हो। संपत्ति का अंतिम निपटारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर हो, जिससे सरकारी गोदामों में भीड़ कम हो और प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। यह धारा पुराने कानूनों की तुलना में एक अधिक कुशल और जवाबदेह प्रणाली बनाने का प्रयास करती है, खासकर डिजिटल साक्ष्य, फोटो, वीडियो के उपयोग को मान्यता देकर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 488, जो विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के निपटारे का आदेश, ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, से संबंधित है। यह धारा आपराधिक मामले की जांच, पूछताछ या विचारण, ट्रायल समाप्त होने के बाद अपराध से संबंधित संपत्ति के अंतिम निपटारे के लिए न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करती है। धारा 498 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति का निपटारा। एक, संपत्ति के निपटारे का सामान्य आदेश। एक, जब किसी आपराधिक मामले में जांच, पूछताछ या विचारण समाप्त हो जाता है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति या दस्तावेज के निपटारे के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे, चाहे वह नष्ट करके, जब्त करके या उस व्यक्ति को सुपुर्द करके जो उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करता है, या अन्यथा जो उसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी या उसकी अभिरक्षा में थी, या जिसके संबंध में कोई अपराध हुआ प्रतीत होता है, या जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया था। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ कब लागू होता है? जब किसी आपराधिक मामले की पूरी कानूनी प्रक्रिया, जांच, पूछताछ या मुकदमा समाप्त हो जाती है और अंतिम निर्णय आ जाता है। ओ न्यायालय की शक्ति। न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति होती है कि वह उस संपत्ति या दस्तावेज का अंतिम निपटारा करे जो मामले से संबंधित थी, जो अदालत में लाई गई थी या अदालत की हिरासत में थी, या जिससे अपराध हुआ था या जिसे अपराध में इस्तेमाल किया गया था। ओ निपटारे के तरीके। निपटारा कई तरीकों से हो सकता है। नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन। यदि संपत्ति अवैध है या हानिकारक है, जैसे ड्रग्स, नकली हथियार। जब्त करना, कॉन्फिस्केशन। यदि संपत्ति अपराध से संबंधित है और सरकार उसे अपने कब्जे में लेना चाहती है, जैसे अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्ति। मालिक को सुपुर्द करना, डिलीवरी टू क्लेमिंग पर्सन। यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वह उस संपत्ति का वैध मालिक है तो उसे वापस सौंपना। अन्यथा अदरवाइज कोई भी अन्य उचित तरीका जो न्यायालय को सही लगे, जैसे नीलामी। 2. संपत्ति सुपुर्दगी की शर्तें। 2. उपधारा 1 के अधीन किसी भी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द करने का आदेश दिया जा सकता है जो उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करता है, बिना किसी शर्त के या इस शर्त पर कि वह एक बंधा पत्र निष्पादित करे, जमानत के साथ या उसके बिना, न्यायालय या मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए, यह वचनबद्ध करते हुए कि यदि उपधारा 1 के अधीन किया गया आदेश अपील या पुनरीक्षण में संशोधित या रद्द किया जाता है तो वह ऐसी संपत्ति न्यायालय को वापस कर देगा। सरल शब्दों में, ओ यदि न्यायालय किसी संपत्ति को उसके दावेदार मालिक को वापस करने का आदेश देता है, ओ तो वह यह वापसी बिना किसी शर्त के भी कर सकता है। ओ या वह इस शर्त पर वापस कर सकता है कि दावेदार एक बंधपत्र, बॉन्ड भरे जमानतदार के साथ या बिना। ओ बंधपत्र की शर्त। इस बंधपत्र में यह वादा होगा कि यदि इस संपत्ति को वापस करने का आदेश बाद में अपील या पुनरीक्षण, रिवीजन में बदल दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति संपत्ति को न्यायालय को वापस कर देगा।
महत्व, यह न्यायालय को संपत्ति को उसके मालिक को वापस करने में लचीलापन प्रदान करता है, जबकि भविष्य में अपील या पुनरीक्षण में संभावित परिवर्तनों के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है। 3. सत्र न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश। 3. एक सत्र न्यायालय स्वयं उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के बजाय संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करने का निर्देश दे सकता है, जो तत्पश्चात धारा 503, 504 और 505 में दिए गए तरीके से उसका निपटारा करेगा। सरल शब्दों में, सत्र न्यायालय के पास यह विकल्प है कि वह स्वयं संपत्ति के निपटारे का अंतिम आदेश देने के बजाय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजेएम को निर्देश दे सकता है कि वह उस संपत्ति का निपटारा करे। सीजेएम की भूमिका। सीजेएम तब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 503, 504 और 505 के अनुसार संपत्ति से निपटेगा। ये धाराएं आमतौर पर लावारिस या अंदावी संपत्ति के निपटारे से संबंधित होती हैं। महत्व, यह सत्र न्यायालय के कार्यभार को कम करता है और संपत्ति के निपटारे के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करता है, खासकर जब इसमें अधिक प्रशासनिक कार्य शामिल हो। फॉर निपटारे के आदेश को निष्पादित करने में देरी। 4 सिवाय जहां संपत्ति पशुधन, लाइव स्टॉक है या शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षयशील, स्पीडी एंड नेचुरल डिके है, या जहां उपधारा 2 के अनुसरण में एक बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उपधारा 8 के अधीन किया गया आदेश 2 महीने तक निष्पादित नहीं किया जाएगा, या जब कोई अपील प्रस्तुत की जाती है तब तक नहीं जब तक ऐसी अपील का निपटारा नहीं हो जाता। सरल शब्दों में, असामान्य नियम। आमतौर पर संपत्ति के निपटारे का कोई भी आदेश कम से कम 2 महीने तक लागू नहीं किया जाएगा। अपील की स्थिति। यदि उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाती है तो निपटारे का आदेश तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता। अपवाद, यह नियम लागू नहीं होगा यदि संपत्ति पशुधन जैसे गाय, भैंस है, क्योंकि उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है और वे मर सकते हैं। संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है, जैसे फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ। उपधारा 2 के तहत बंधपत्र निष्पादित किया गया है, क्योंकि बंधपत्र भविष्य में वापसी की सुरक्षा प्रदान करता है। महत्व, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का निपटारा जल्दबाजी में न हो, जिससे संबंधित पक्षों को अपील दायर करने का पर्याप्त समय मिल सके, और यदि अपील सफल होती है तो संपत्ति की स्थिति अपरिवर्तित रहे। यह उन अपवादों को भी मान्यता देता है जहां देरी अव्यावहारिक या हानिकारक हो सकती है। संपत्ति की व्यापक परिभाषा। 5. इस धारा में संपत्ति पद में ऐसी संपत्ति के मामले में जिसके संबंध में कोई अपराध हुआ प्रतीत होता है, न केवल ऐसी संपत्ति शामिल है जो मूल रूप से किसी पक्ष के कब्जे में या नियंत्रण में थी, बल्कि कोई भी संपत्ति जिसमें या जिसके लिए वही परिवर्तित या विनिमय की गई हो, और ऐसे परिवर्तन या विनिमय द्वारा प्राप्त की गई कोई भी चीज, चाहे तुरंत या अन्यथा, भी शामिल है। सरल शब्दों में, इस धारा में संपत्ति शब्द केवल वही मूल वस्तु नहीं है जिसके साथ अपराध किया गया था। इसमें वह कोई भी चीज भी शामिल है जिसमें मूल संपत्ति को बदल दिया गया है या जिसके बदले में उसे बदल दिया गया है, जैसे चोरी की गई नकदी से खरीदी गई संपत्ति। और ऐसी किसी भी परिवर्तन या विनिमय से प्राप्त कोई भी चीज भी, चाहे तुरंत या बाद में। उदाहरण, यदि चोरी के सोने से गहने बनाए गए या चोरी के पैसों से कार खरीदी गई तो वे गहने और कार भी इस धारा के तहत संपत्ति माने जाएंगे और उनका निपटारा किया जा सकता है। महत्व, यह परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि अपराध से प्राप्त या परिवर्तित संपत्ति का भी न्यायिक रूप से निपटारा किया जा सके, जिससे अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित किया जा सके। संक्षेप में, धारा 468 आपराधिक मामलों के समापन पर जब्त की गई या संबंधित संपत्ति के प्रभावी और न्यायसंगत निपटारे के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह निपटारे के विभिन्न तरीकों, अपील के लिए समय सीमा और संपत्ति की व्यापक परिभाषा को शामिल करती है, ताकि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और अवैध लाभ को रोका जा सके।